हे गाइस, जय महाकाल। वेलकम टू योर चैनल एमपी आरएम। आशा करती हूँ कि आप सभी स्वस्थ होंगे, निरंतर अपने एग्जाम की तैयारी कर रहे होंगे। मेंस के एग्जाम होने वाले हैं, बस हम मेंस की टेस्ट सीरीज लाए हैं। इस सीरीज में हम अलग अलग कोचिंग संस्थानों के मेंस के क्वेश्चंस आंसर कंप्लीट करते हैं। गाइस, यदि आप हमारे चैनल पर नए हैं, अभी तो चैनल सब्सक्राइब नहीं किया है तो चलिए गाइस पहले चैनल सब्सक्राइब कीजिए, वीडियो को लाइक कीजिए, कमेंट कीजिए और प्यारे प्यारे फ्रेंड्स के साथ शेयर कीजिए। तो स्टार्ट करते हैं। पहला क्वेश्चन है हमारा 3 मार्कर से। आज हम पढ़ने वाले हैं पेपर फर्स्ट में पार्ट बी, जिसमें हम ज्योग्राफी की क्वेश्चंस करेंगे। तो पहले हमारा 3 मार्कर है क्रेटर झील क्या है। तो यह ज्वालामुखी शंकु के ऊपर मिलने वाली एक कीपाकार गर्तनुमा आकृति होती है। शांत ज्वालामुखी के बृहद मुखों क्रेटरों में जल भर जाने से ऐसी झीलों की उत्पत्ति होती है। उदाहरण के लिए विक्टोरिया झील और टिटिकाका झील। तो क्रेटर झील क्या होती है? ज्वालामुखी शंकु के ऊपर मिलने वाली जो कीपाकार के गर्तनुमा आकृति है। ज्वालामुखी के बृहद मुख क्रेटरों में जल भर जाने से इन झीलों का निर्माण होता है। विक्टोरिया और टिटिकाका इसके उदाहरण है। फिर आते हैं बाताग्र को परिभाषित कीजिए। परिभाषा क्या है? तो बाताग्र क्या होते हैं? एक ढलुआ सीमा होती है जिसके सहारे दो विपरीत स्वभाव वाली वायु राशियां मिलती हैं एक दूसरे से। ढलुआ सीमा वाली एक बाताग्र है जिसमें दो विपरीत स्वभाव वाली वायु राशियां मिलती हैं। इसका प्रकार आता है उष्ण बाताग्र, शीत बाताग्र और स्थायी बाताग्र और अधिवृष्टि बाताग्र। कौन कौन से आते हैं? उष्ण बाताग्र, शीत बाताग्र, स्थायी बाताग्र और अधिवृष्टि बाताग्र। प्रभाव क्या है? चक्रवात तड़ित झंझा की उत्पत्ति होती है। इसमें क्या होता है? इससे चक्रवात आते हैं और तड़ित झंझा की उत्पत्ति उत्पन्न होती है। बाताग्र क्या है? तो यह ढलुआ सीमा होती है जिसके सहारे दो विपरीत स्वभाव वाली वायु राशियां एक दूसरे से मिलती हैं। उदाहरण या प्रकार कौन से होते हैं? तो उष्ण बाताग्र, शीत बाताग्र, स्थायी बाताग्र और अधिवृष्ट बाताग्र। प्रभाव है चक्रवात जड़ित झंझावात का उत्पन्न। कोपेन ने अपने जलवायु वर्गीकरण में W वर्ण का प्रयोग किसके लिए किया है? तो जो कोपेन है इन्होंने जलवायु का वर्गीकरण किया है और W का प्रयोग किया है। इसमें मरुस्थलीय जलवायु के लिए W का प्रयोग किया जाता है। मरुस्थलीय जलवायु है, इसके लिए किसका प्रयोग किया गया है? W वर्ण का प्रयोग किया गया है। बड़े अक्षर में A, C, D और E आर्द्र जलवायु के लिए, B शुष्क जलवायु को निरूपित करता है। और जो शुष्क जलवायु है वह 2 भागों में विभाजित की जाती है। पहले आते हैं S स्टेपीज या आर्द्र शुष्क जलवायु और W मरुस्थल के लिए। तो कोपेन ने जलवायु को में जो वर्ण W का प्रयोग किया है वो किया है मरुस्थल के लिए, मरुस्थलीय जलवायु के लिए किया गया है। इसमें A, C, D और जो E है वह आते हैं हमारे आर्द्र जलवायु के अंतर्गत। बी आती है शुष्क जलवायु के अंतर्गत और बी के ही 2 और उप वर्ग किए गए हैं, उप विभाजित किया गया है, जिसमें आते हैं एस मतलब स्टेपीज अर्ध शुष्क जलवायु और दूसरी आती है W मरुस्थलीय के लिए प्रयोग किया जाता है। कुशियारा नदी, तो बांग्लादेश और असम में यह वर्तिका नदी है। बांग्लादेश और असम के बीच में एक वर्तिका नदी का नाम है कुशियारा। यह बराक नदी की सहायक नदी है और जो कि भारत और बांग्लादेश की सीमा बनाती है। चर्चे में क्यों है? क्योंकि 2022 में भारत और बांग्लादेश में कुशियारा नदी के अंतरिम जल बंटवारे पर समझौता किया था। तो जो हमारा कुशियारा नदी है यह क्या है? तो यह बांग्लादेश और असम में एक प्रवाहित एक वर्तिका नदी है। यह बराक नदी की शाखा के रूप में भारत बांग्लादेश की सीमा बनाती है। यह 2022 में भारत और बांग्लादेश ने कुशियारा नदी के अंतरिम जल बंटवारे पर समझौता किया है। अब आता है मोखा मोचा क्या है? तो यह एक उष्णकटिबंधीय चक्रवात है जिसकी उत्पत्ति बंगाल की खाड़ी में हुई थी। नामकरण यमन ने किया था मोचा। और मोचा है क्या? तो लाल सागर में एक बंदरगाह शहर के नाम पर इसका नाम रखा गया है। प्रभावित क्षेत्र म्यांमार, आंध्र प्रदेश, पश्चिम बंगाल और बांग्लादेश। तो मोखा मोचा क्या है? तो यह एक उष्णकटिबंधीय चक्रवात है, बंगाल की खाड़ी में आया था। इसका नामकरण यमन ने किया है क्योंकि लाल सागर में एक बंदरगाह है उसके नाम पर इसका नाम किया गया है। प्रभावित क्षेत्र थे पश्चिम बंगाल, आंध्र प्रदेश और बांग्लादेश और म्यांमार। अब आता है हमारा नेक्स्ट कुमायूं हिमालय। कुमायूं हिमालय क्या है? तो हिमालय के कई भाग विभाजित किए गए हैं भागों में, तो उसमें से एक आता है कुमायूं हिमालय। कुमायूं हिमालय यह हिमालय पर्वत श्रृंखला के 4 क्षैतिज विभाजन में से एक है। विस्तार इसका सतलज से काली सिंध नदी के बीच में है। इसमें उत्तराखंड, हिमाचल प्रदेश का क्षेत्र आता है। इसके शिखर है नंदा देवी जो कि 7,816 मीटर ऊंची है। कामेत, बद्रीनाथ, केदारनाथ और त्रिशूल पर्वत। इस पर्वत श्रृंखला में पूर्व में नेपाल हिमालय और पश्चिम में कश्मीर हिमालय स्थित है। तो कुमायूं हिमालय क्या है? तो हिमालय के जो क्षैतिज विभाजन है उसमें से एक पार्ट है जो कि सतलज से काली सिंध नदी के बीच में स्थित है। उत्तराखंड, हिमाचल इसके अंतर्गत आते हैं। इसका प्रमुख शिखर है नंदा देवी, कामेत, बद्रीनाथ, केदारनाथ और त्रिशूल। फिर आते हैं इस श्रृंखला में पूर्व में नेपाल हिमालय, पश्चिम में
कश्मीर हिमालय स्थित है। मध्य प्रदेश में जो कृषि आधारित संयंत्र हैं उसके नाम बताइए। जो मध्य प्रदेश में कृषि आधारित संयंत्र लगाए गए हैं उसमें सबसे पहले आता है कीटनाशक संयंत्र, जो कि बीना सागर में लगाया गया है। जीवाणु खाद्य संयंत्र भोपाल में है। पोषण आहार संयंत्र धार में है। डेयरी फार्म संयंत्र बबई होशंगाबाद में है। और दानेदार मिश्रित खाद्य संयंत्र होशंगाबाद में लगाया गया है। कौन कौन से हैं? पहले आता है कीटनाशक संयंत्र, सागर बीना में स्थित है। जीवाणु खाद्य संयंत्र भोपाल में स्थित है। पोषण आहार संयंत्र धार में है। डेयरी फार्म संयंत्र बबई होशंगाबाद में है। दानेदार मिश्रित खाद्य संयंत्र होशंगाबाद में है। क्षेत्रफल की दृष्टि से मध्य प्रदेश में शीर्ष 3 वन क्षेत्रों के जिले लिखिए। तो मध्य प्रदेश में जहाँ पर क्षेत्रफल में सबसे ज़्यादा वन पाए जाते हैं उनके नाम लिखने हैं। भारतीय सर्वेक्षण रिपोर्ट 2021 के अनुसार बालाघाट, छिंदवाड़ा, बैतूल में सबसे ज़्यादा वन पाए जाते हैं। तो बालाघाट में है 4,923 वर्ग किलोमीटर, छिंदवाड़ा में है 4,608 वर्ग किलोमीटर और बैतूल में है 3,663 वर्ग किलोमीटर। बालाघाट में 4,923 वर्ग किलोमीटर, छिंदवाड़ा में 4,608 वर्ग किलोमीटर और बैतूल में है 3,663 वर्ग किलोमीटर। आपदाग्रस्त जनजाति घोषित करने हेतु 3 मापदंड बताइए। तो भारत सरकार के द्वारा 3 मापदंड निर्धारित किए गए हैं। कुछ निर्धारित किए गए हैं जिनमें से 3 इस प्रकार हैं। पहले आता है स्थिर और घटती जनसंख्या, साक्षरता का कम प्रतिशत, खेती की परंपरागत पद्धति। ये सब क्या होती हैं? आपदाग्रस्त जनजाति घोषित मापदंडों में से एक है। मध्य प्रदेश की 3 आपदाग्रस्त जनजाति हैं, बैगा, भारिया और सहरिया। 3 मापदंड कौन कौन से हैं? निम्न। पहले आते हैं स्थिर और घटती जनसंख्या, साक्षरता का कम प्रतिशत और खेती की परंपरागत पद्धति। राष्ट्रीय आपदा प्रबंधन योजना क्या है? इसका प्रारंभ 1 जून 2016 को किया गया था। भारत को आपदा प्रतिरोधक बनाने और जनजीवन की हानि को कम करने के लिए इसका कार्य किया जाता है। काम क्या करती है? तो आपदा जोखिम को कम करती है और सेडाई फ्रेमवर्क उसके लक्ष्य के साथ समन्वय करती है। तो राष्ट्रीय आपदा प्रबंधन योजना, इसकी स्थापना 1 जून 2016 को की गई थी। उद्देश्य है भारत को आपदा प्रतिरोधक बनाना है, जनजीवन की हानि को कम करना है। कार्य क्या करती है? आपदा जोखिम को कम करती है, सेडाई फ्रेमवर्क के लक्ष्यों के साथ समन्वय कार्य करती है। भारतीय राष्ट्रीय महासागर सूचना सेवा केंद्र कहाँ पर है? तो इंडियन इंटरनेशनल सेंटर फॉर ओशन इंफॉर्मेशन सर्विसेज, इंडियन नेशनल सेंटर फॉर ओशन इंफॉर्मेशन सर्विसेज। इसकी स्थापना 1999 में की गई थी। मुख्यालय हैदराबाद में है। यह पृथ्वी विज्ञान मंत्रालय के अधीन एक स्वायत्त निकाय है। इसका उद्देश्य सतत सागरीय परीक्षण एवं केंद्रीय अनुसंधान के माध्यम से आंकड़े एकत्रित करना और उनकी सूचना सलाहकारी सेवाएं प्रदान करना है। तो भारतीय राष्ट्रीय महासागर सूचना केंद्र की स्थापना 1999 में हुई थी। मुख्यालय हैदराबाद में है। यह भारतीय विज्ञान मंत्रालय के अंतर्गत एक स्वायत्त निकाय है। उद्देश्य इसका सतत सागरीय परीक्षण करना, केंद्रीय अनुसंधान के माध्यम से आंकड़े एकत्रित करना, सूचना एवं सलाहकारी सेवाएं प्रदान करना। स्वच्छ जल की गुणवत्ता के मानक क्या हैं? तो विश्व स्वास्थ्य संगठन के अनुसार भौतिक, रासायनिक और जैविक मानक निर्धारित किए गए हैं। जैसे भौतिक में आता है रंगहीन, गंधहीन और स्वादयुक्त होना चाहिए। रासायनिक मानक में पीएच मान 7 से 8.5 होना चाहिए। आर्सेनिक 0.01 से 0.05 mg/ml होना चाहिए। बीओटी 5 mg/ml होना चाहिए। जैविक मानक में जीवाणु, विषाणु, कवक, शैवाल आदि रोगाणु, सूक्ष्म जीवों की अनुपस्थिति होनी चाहिए। तो स्वच्छ जल की गुणवत्ता का मानक कौन करता है? WHO ने आधार दिए हैं 3, जिसमें आता है भौतिक में रंगहीन, गंधहीन और स्वाद युक्त होना चाहिए। रासायनिक में आता है इसका पीएच मान 7 से 8.5 होना चाहिए। आर्सेनिक इसमें 0.01 से 0.05 mg/ml हो सकता है, पर लीटर हो सकता है ना। बीओडी 5 mg/लीटर। और जो जैविक कारक या मानक हैं इसमें जीवाणु, विषाणु, कवक, शैवाल आदि से रहित होना चाहिए। भारतीय सुदूर संवेदन संयंत्र, तो इंडियन इंस्टीट्यूट ऑफ रिमोट सेंसिंग, यह भारत में अंतरिक्ष विभागों के अंतर्गत एक इकाई है जिसकी स्थापना 1967 में की गई थी। मुख्यालय इसका देहरादून उत्तराखंड में स्थित है। उद्देश्य है प्राकृतिक संसाधनों का प्रबंधन, भू प्राकृतिकी में शिक्षण, शोध एवं अनुसंधान को बढ़ावा देता है। तो भारतीय सुदूर संवेदन संस्थान कहाँ पर है? तो इसका नाम है इंडियन इंस्टीट्यूट ऑफ रिमोट सेंसिंग। यह भारत में अंतरिक्ष विभाग के अंतर्गत एक इकाई है। स्थापना 1966 में की गई थी। मुख्यालय देहरादून उत्तराखंड में है। क्या करता है? तो यह प्राकृतिक संसाधनों का प्रबंधन, भू प्राकृतिक में शिक्षण, शोध एवं अनुसंधान को बढ़ावा देता है। GIS के घटक कौन कौन से हैं? तो GIS के घटक मुख्यतः 5 हैं। पहला हार्डवेयर, सॉफ्टवेयर, डेटा, प्रक्रिया और लोग। तो GIS के घटक कौन कौन से हैं? हार्डवेयर, सॉफ्टवेयर, डेटा, प्रक्रिया और लोग।
रोस्टर विधि क्या है? तो यह GIS के अंतर्गत आंकड़ों के प्रदर्शन की एक विधि होती है। GIS क्या है? आंकड़ों के प्रदर्शन करने की एक विधि है। इस विधि में संपूर्ण विश्व को ग्रिड में विभाजित किया गया है, जो कि समान आकार में वर्गों से मिलकर होते हैं और इसे ग्रिड कहा जाता है। तो ग्रिड क्या है? ये नहीं, रोस्टर विधि क्या है? तो GIS के अंतर्गत आंकड़ों को प्रदर्शित करने की विधि है। ग्रिड में विभाजित किया गया है पूरे विश्व को। इसमें समान आकार के वर्णों से मिलकर बना होता है ये, और उसे क्या कहा जाता है? ग्रिड शेप कहा जाता है। अब आते हैं हमारे 5 मार्कर्स। पहला है स्टेपिस्तुल जलवायु प्रदेश की विशेषताएं लिखनी है। जो स्टेपिस्तुल जलवायु है उसकी विशेषताएं क्या हैं? तो उत्तरी गोलार्ध में 45 डिग्री से 60 डिग्री अक्षांश के मध्य महाद्वीप के मध्यवर्ती भागों में स्टेपिस्तुल जलवायु पाई जाती है। इसकी विशेषता क्या है? तो यह महाद्वीप के केंद्रीय भाग में स्थित होती है, इसलिए इसकी जलवायु महाद्वीपीय प्रकार की होती है। मृदा इसमें चारनोजम पाई जाती है। ताप की अधिक क्षमता होती है। औसत तापमान यहाँ पर 14 से 16 डिग्री तक होता है। वर्षा की कमी के कारण यहाँ की मुख्य वनस्पति घास है। घास के इन मैदानों को अलग अलग नामों से बुलाया जाता है, जैसे कि पशुपालन स्टेपीज मैदान यहाँ का मुख्य व्यवसाय होता है। इसमें हंगरी के मैदान, पोलैंड, रोमानिया, पश्चिमी यूक्रेन और साइबेरिया मैदान आते हैं। तो जो हमारे स्टेपिस्तुल जलवायु है वह कहाँ से कहाँ तक पाई जाती है? तो 45 से 60 डिग्री उत्तरी और दक्षिणी गोलार्ध के मध्य पाई जाती है। स्टेपिस्तुल जलवायु महाद्वीपों के मध्यवर्ती भागों में पाई जाती है। इसकी विशेषताएं क्या हैं? तो यह महाद्वीप के मध्यवर्ती क्षेत्र में है, इसलिए यहाँ पर क्या होगी? यह महाद्वीपीय प्रकार की जलवायु है। मृदा चारनोजम है। तापमान की विषमता होती है। औसत तापमान 14 से 16 डिग्री सेल्सियस तक होता है। वर्षा की कमी होती है। यहाँ पर वनस्पति घास पाई जाती है। अलग अलग घास के नाम मैदान होते हैं। यहाँ पर घास के मैदान में आते हैं हंगरी का मैदान, पोलैंड का मैदान, रोमानिया, पश्चिमी यूक्रेन और साइबेरिया का मैदान। यहाँ पर पशुपालन स्टेपीज प्रदेश का प्रमुख व्यवसाय होता है। फिर आते हैं हमारे भूकंप को परिभाषित करते हुए भूकंप के कारणों की व्याख्या की। मतलब भूकंप को पहले परिभाषित करना है और उसके कारण बताने हैं। तो पृथ्वी पर अंतर्जात और बहिर्जात बलों के कारण ऊर्जा का निष्कासन होता है और भूपर पट्टी का आकाश में कंपन होता है। इसे भूकंप कहा जाता है। भूकंप के मुख्यतः 2 कारण होते हैं, एक मानवीय कारण और प्राकृतिक कारण। प्राकृतिक कारण में आते हैं ज्वालामुखी, भूश संतुलन, भ्रंश और संपीड़न, उल्कापिंड, भूस्खलन, गैसों का फैलाव और विवर्तनिकी की घटनाएं। मानवीय कारण में आता है खनन, परमाणु परीक्षण, बड़े बांधों का निर्माण और विकासात्मक कार्य। तो भूकंप की परिभाषा क्या है? तो पृथ्वी के जो अंतर्जात और बाह्यजात बल होते हैं इनके कारण क्या होता है? ऊर्जा का निष्कासन होता है और भूपर पट्टी पर आकाश में कंपन होता है, इसे भूकंप कहा जाता है। मुख्यतः 2 कारण होते हैं, प्राकृतिक और मानवीय। प्राकृतिक कारण में आता है वनस्पति भू संतुलन, उल्कापिंड, भूस्खलन, गैसों का फैलाव, भ्रंश, संपीड़न, विवर्तनी की घटना। और मानवीय कारण में आता है खनन, परमाणु परीक्षण, बड़े बांधों का निर्माण और विकासात्मक कार्य। लेटराइट मिट्टी के निर्माण की प्रक्रिया क्या है? तो लेटराइट मिट्टी का विकास कहाँ है? भारत में मुख्यतः प्रायद्वीपीय पठार में पाया जाता है, ऊपरी भागों पर होता है। इसके निर्माण के लिए आवश्यक शर्तें हैं उच्च तापमान और भारी वर्षा। प्रक्रिया क्या है? तो अधिक वर्षा के कारण जो जल के साथ जो चूना है, सिलिका है, उसका निच्छलन हो जाएगा। इस कारण से जो लोहे के ऑक्साइड हैं, एल्यूमिनियम के यौगिक हैं, वह मृदा में अवशेष के रूप में बचे रह जाते हैं। इसमें लाल रंग पाया जाता है लोहे के ऑक्साइड के कारण। उच्च तापमान के कारण इसमें जो जैव पदार्थ नाइट्रोजन, फास्फोरस और जो कैल्शियम होती है उसकी कमी हो जाती है। यह अपनी प्रकृति के अनुसार रबड़ और कॉफ़ी के लिए उत्कृष्ट मानी जाती है। तो लेटराइट मिट्टी का निर्माण कैसे हुआ है? प्रक्रिया बतानी है। तो यह मुख्यतः कहाँ पाई जाती है? भारत के प्रायद्वीपीय पठारों के ऊपरी भागों में पाई जाती है। ऊपरी भागों में होती है जहाँ पर तापमान ज़्यादा होगा और भारी वर्षा होगी। तो इस निर्माण के लिए आवश्यक भी तत्व हैं उच्च तापमान और भारी वर्षा। प्रक्रिया क्या है? तो अधिक वर्षा के कारण जो जल है उसके साथ चूना और सिलिका का निच्छलन हो जाएगा। लोहे और के ऑक्साइड और एल्यूमिनियम के ऑक्साइड बच जाएंगे अवशेष के रूप में। इसमें लाल रंग पाया जाता है क्योंकि इसमें लोहे के ऑक्साइड होते हैं। उच्च तापमान के कारण इसमें जैविक पदार्थ नाइट्रोजन, फास्फोरस, कैल्शियम की कमी हो जाती है और यह प्रकृति से किसके लिए? रबड़ और कॉफ़ी के लिए अनुकूल या फिर उत्कृष्ट मानी जाती है यह मृदा। अब आती है हमारी अपर्दन किसे कहा जाता है? इसकी प्रक्रिया लिखिए। अपर्दन प्राकृतिक प्रक्रिया है जिसमें चट्टानों का विघटन एवं परिणाम स्वरूप जो निकले छोटे छोटे से ढीले पदार्थ हवा, वायु आदि प्रक्रमों द्वारा स्थानांतरण होता है। अपर्दन के प्रक्रम में वायु, जल, हिमनद और सागरीय लहरें प्रमुख होती हैं। प्रक्रिया क्या होती है? इसमें मुख्यतः 4 प्रक्रियाएं होती हैं, अपघर्षण, सन्निघर्षण, संचरण और अपवहन। अपघर्षण में क्या होता है? किसी प्रक्रिया द्वारा अपने साथ में लाए गए पदार्थों के संपर्क में आने से चट्टानों में घर्षण द्वारा क्या होता है? इसमें क्षरण हो जाता है।
फिर आता है सन्निकर्षण, किसी प्रक्रम के साथ बहने वाले पदार्थों के आपस में टकराकर छोटे होने की प्रक्रिया होती है सन्निकर्षण। संचरण, घुलनशील चट्टानों का जल क्रिया द्वारा घुलकर शैल से अलग होना। और अपवहन, यह पवन के द्वारा शुष्क एवं अर्धशुष्क प्रदेशों के अपशादों की उड़न प्रक्रिया कही जाती है अपवहन। तो सबसे पहले आता है हमारा क्या, अपर्दन। तो क्या है, एक प्राकृतिक क्रिया है जिसमें चट्टानों की विघटन होता है, परिणाम स्वरूप जो निकले हुए ढीले पदार्थ होते हैं वह जल, वायु इत्यादि के द्वारा स्थानांतरित हो जाते हैं। इसमें प्रमुख प्रक्रम होते हैं जल, वायु, हिमनद और सागरीय लहरें। प्रक्रिया कौन सी है, तो अपघर्षण है। किसी प्रक्रिया द्वारा क्या होता है, जो बड़े पदार्थ होते हैं उसके द्वारा जो लाई गई चट्टानें होती हैं उनके घर्षण के द्वारा संचरण होता है अपघर्षण में। सन्निकर्षण क्या होता है, किसी प्रक्रम के साथ बहने वाले जो पदार्थ होते हैं वह आप खुद में आपस में टकराकर छोटे छोटे हो जाते हैं चट्टानें, उन्हें सन्निकर्षण कहा जाता है। संचरण क्या होता है, घुलनशील चट्टानों की जो जल क्रिया होती है इसके द्वारा जो जल घुलकर सैल बह जाते हैं, अलग हो जाते हैं। अपवहन क्या होते हैं, यह पवन के द्वारा शुष्क एवं अर्धशुष्क प्रदेशों के अवसादों की उड़ान क्रिया कहलाती है अपवहन। फिर आते हैं बघेलखंड क्षेत्र के उच्चावच और स्थलाकृति का वर्णन कीजिए, मतलब धरातल का वर्णन कीजिए। बघेलखंड पाया जाता है उसका वर्णन करना है। इसकी स्थिति क्या है, तो बघेलखंड का पठार मध्य प्रदेश के पूर्व में और उत्तर में स्थित है। इसका अक्षांशीय विस्तार है 23 डिग्री 40 मिनट से 24 डिग्री 35 मिनट उत्तरी अक्षांश है। देशांतर विस्तार है इसका 80 डिग्री 5 मिनट से 82 डिग्री 98 पूर्वी देशांतर में पाया जाता है। निर्माण कैसे हुआ है, तो गोंडवाना और जो विंध्यान धारा वाले युगीन चट्टानें हैं उनकी अपक्षरण और अपरदन से इनका निर्माण हुआ है। क्षेत्रफल 7% भाग पर पाया जाता है। लगभग 25,000 वर्ग किलोमीटर क्षेत्र फैला है। यह प्रदेश का सबसे छोटा पठार है। इसकी ऊंचाई 300 से 450 मीटर औसत ऊंचाई पाई जाती है। इसे बघेलखंड के पठार को पूरी पठार के नाम से भी जाना जाता है। यह स्थलाकृति के उच्चावच में भिन्नता पाई जाती है। तो बघेलखंड का पठार कहाँ है, तो यह मध्य प्रदेश के पूर्व और उत्तरी भाग के मध्य स्थित है। इसका अक्षांशीय विस्तार है 23 डिग्री 40 मिनट से 24 डिग्री 35 उत्तरी अक्षांश के बीच, और देशांतर विस्तार है इसका 80 डिग्री 5 मिनट से 82 डिग्री 98 पूर्वी देशांतर के मध्य। निर्माण गोंडवाना तथा विंध्यन धारवाड़ युगीन चट्टानों के अपक्षयन और अपरदन का निर्माण हुआ है। क्षेत्रफल मध्य प्रदेश के 7% भाग में पाया जाता है। 25,000 वर्ग किलोमीटर क्षेत्र है। मध्य प्रदेश का सबसे छोटा पठार है। औसत इसकी ऊंचाई पाई जाती है 300 से 450 मीटर औसत ऊंचाई है। पूरब का पठार इसको कहा या पूरी पठार कहा जाता है। नदी घाटी परियोजना से क्या आशय है, इसका महत्व लिखिए। मुख्य नदी और उनकी सहायक नदियों पर बनाई गई जो बांध परियोजनाएं होती हैं उन्हें नदी घाटी परियोजना कहा जाता है। यह एक से अधिक उद्देश्यों के लिए बनाई जाती हैं, इसलिए इन्हें बहुउद्देशीय परियोजना भी कहा जाता है। उदाहरण के लिए नर्मदा घाटी परियोजना। महत्व क्या है, तो सिंचाई नहरों के निर्माण में, पेयजल आपूर्ति में, मत्स्य पालन में, बाढ़ नियंत्रण में, पर्यटन में और जल विद्युत परियोजना में इसका प्रयोग किया जाता है। तो नदी घाटी परियोजना क्या है, तो मुख्य नदियों पर या सहायक नदियों पर बनाई गई जो बांध परियोजनाएं होती हैं उन्हें नदी घाटी परियोजना कहा जाता है। इनका एक से अधिक उद्देश्य होता है, इसलिए बहुउद्देशीय परियोजना भी कहा जाता है। उदाहरण नर्मदा घाटी परियोजना। फिर महत्व क्या है, सिंचाई में, नहरों में, पेयजल में, पशुपालन में, बाढ़ नियंत्रण में, पर्यटन में, जल विद्युत परियोजना में इसका प्रयोग किया जाता है। भारत में जल प्रबंधन हेतु चलाई जा रही जो सफल और पहल है, जल प्रबंधन के उपाय पर भी चर्चा करनी है। तो हमारे जो जल प्रबंधन के लिए भारत सरकार के द्वारा कुछ पहलें चलाई जा रही हैं, प्रबंधन के लिए उपाय किए जा रहे हैं, उन पर चर्चा करनी है। जल प्रबंधन हेतु सरकारें बड़े स्तर पर नीतिगत प्रयास कर रही है, जो कि इस प्रकार है। पहले आते हैं नदी जोड़ो अभियान, कावेरी जल वाटरशेड कार्यक्रम, जल संभरण प्रबंधन कार्यक्रम, नदी बेसिन विकास कार्यक्रम, कमांड क्षेत्र विकास एवं नहर सिंचाई। उपाय क्या क्या कर रही है, तो रेन वाटर हार्वेस्टिंग, अपशिष्ट जल प्रबंधन, वृक्षारोपण, बांध निर्माण, जल प्रशासन में सुधार और शैक्षणिक पाठ्यक्रम में शामिल कर रही है। तो भारत में जो जल प्रबंधन से संबंधित उपाय चल रहे हैं, प्रयास चल रहे हैं सरकार के, वो बताने हैं। तो जल प्रबंधन के लिए सरकार बड़े बड़े स्तर पर बड़े नीतियोंगत प्रयास कर रही है, जिसमें पहले आती हैं हमारी नदी जोड़ो परियोजना, ये अभियान, कावेरी जल योजना, वाटरशेड कार्यक्रम, जल संभरण प्रबंधन कार्यक्रम, नदी बेसिन कार्यक्रम विकास कार्यक्रम, कमांड क्षेत्र विकास एवं नहर सिंचाई। उपाय में आते हैं रेन वाटर हार्वेस्टिंग, अपशिष्ट जल प्रबंधन, वृक्षारोपण, बांध निर्माण, जल प्रशासन में सुधार, शैक्षणिक पाठ्यक्रम में शामिल। वैकल्पिक संचार प्रणाली से आप क्या समझते हैं, इसकी आवश्यकता और महत्व पर प्रकाश डालिए। तो वैकल्पिक क्या है, जो अल्टरनेट
कम्युनिकेशन सिस्टम है वो बताना है। दूरसंचार की वह प्रणाली जिसके द्वारा हम कम से कम समय में तकनीकी का प्रयोग करके सूचना का आदान प्रदान कर सकते हैं, उन्हें कहा जाता है वैकल्पिक संचार प्रणाली। इसमें आता है हेम रेडियो। आवश्यकता क्यों है? तो यह आपात स्थिति के दौरान सरकारी एजेंसी को सुचारू रूप से कार्य कराने में मदद करती है। स्थानीय लोगों, स्वयं सेवकों की मदद करने में सहायक है। सरकार एवं जो स्थानीय अधिकारी हैं उनके मध्य संबंध स्थापित करती है। संसाधनों, जो परिवहन आदि की तीव्र गति को सुनिश्चित करती है। महत्व क्या है? तो आपदा प्रभावित लोगों से संवाद में मदद करती है। नुकसान की रोकथाम में मदद है। क्षमता निर्माण एवं उपाय मदद करती है। मौजूदा संचार की ओवरलोडिंग मदद करती है। मौजूदा संचार विफलता की स्थिति में भी मदद करती है। तो पहले हमारे दूरसंचार में वैकल्पिक संचार प्रणाली क्या करती है? दूरसंचार की वह प्रणाली जिसमें हम कम से कम समय में अपनी सूचना को तकनीकी का प्रयोग करके आदान प्रदान कर सकते हैं, उसे कहा जाता है वैकल्पिक सूचना प्रणाली। हेम रेडियो इसका उदाहरण है। काम कहाँ करेंगे? तो आपात स्थिति में सबसे पहले हमारा नेटवर्क या फिर जो संचार प्रणाली होती है वो ठप हो जाती है, तो उसके लिए बनाई गई है। तो आपात स्थिति के द्वारा जो सरकारी एजेंसी हैं उसको सुचारू रूप से काम कराने में मदद करती है। जो स्थानीय लोग हैं, स्वयं सेवक हैं, उनके बीच में संपर्क स्थापित करने में मदद करती है। सरकार एवं जो स्थानीय अधिकारी हैं उनके मध्य संपर्क स्थापित करती है। संसाधन, जो परिवहन आदि की तीव्र गति से सुनिश्चित करती है। फिर आते हैं महत्व क्या है? इससे क्या होगा? जो आपदा प्रभावित लोग हैं उनसे हम संवाद कर पाएंगे, उसकी नुकसान की रोकथाम करने में मदद कर पाएंगे। क्षमता निर्माण की उपाय करने में मदद कर पाएंगे। मौजूदा संचार की ओवरलोडिंग में मदद कर सकते हैं और मौजूदा संचार विफलता की जो स्थिति है उसमें भी मदद की जा सकती है। फिर आते हैं हमारे सुदूर संवेदन के घटक का वर्णन कीजिए। जो सुदूर संवेदन हैं उनके घटक बताने हैं। तो रिमोट सेंसिंग के घटक मुख्यतः हैं 5। पहले आते हैं ऊर्जा स्रोत, प्लेटफॉर्म, सेंसर, डिटेक्टर और संस्थागत प्रक्रिया। सुदूर संवेदक के घटक में आते हैं हमारा पहले ऊर्जा स्रोत। इसकी प्रक्रिया में पूर्ण रूप से ऊर्जा पुंज होते हैं। इनके अंतर्गत 2 प्रणालियां आती हैं। पहले आती है निष्क्रिय प्रणाली और दूसरी आती है सक्रिय प्रणाली। निष्क्रिय प्रणाली में इसके अंतर्गत सूर्य पृथ्वी से प्राप्त विकिरण होता है। सूर्य और पृथ्वी से प्राप्त विकिरण निष्क्रिय प्रणाली के अंतर्गत आता है। फिर आता है सक्रिय प्रणाली। इसके अंतर्गत रडार जैसे जो कृत्रिम ऊर्जा स्रोत हैं इनसे प्राप्त विकिरण आते हैं। प्लेटफॉर्म, यह मुख्यतः संवेदकों को लाने ले जाने में वाहन होते हैं। इसमें अंतरिक्ष एवं उपग्रह आते हैं। सेंसर, विद्युत चुंबकीय विकिरण का पता लगाने वाले यंत्र आते हैं इसके अंदर के, जैसे कैमरा और स्कैनर आदि। डिटेक्टर, इसके अंतर्गत सिग्नल डेटा को नियंत्रित करने वाले यंत्र आते हैं, जैसे कि फोटोग्राफिक डिजिटल ऑडियोमीटर। संस्थागत प्रक्रिया में यह सुदूर संवेदन प्रौद्योगिकी के सभी चरणों के निष्पादन के लिए संगठन है। उदाहरण के लिए अंतर्राष्ट्रीय और राष्ट्रीय अनुसंधान केंद्र। तो जो हमारे सुदूर संवेदन के घटक हैं उसमें आते हैं 5। पहले आता है ऊर्जा स्रोत, दूसरा आता है प्लेटफॉर्म, फिर आता है उसको सेंसर, डिटेक्टर और संस्थागत प्रक्रिया। ऊर्जा स्रोतों में क्या होती है? पूर्ण प्रक्रिया पूर्ण करने के लिए जो ऊर्जा पुंज होता है ये ऊर्जा स्रोत होता है। 2 प्रक्रियाएं होती है इसमें, होती हैं सक्रिय और निष्क्रिय। सक्रिय में क्या होती है? इसके अंतर्गत हम रडार या जो कृत्रिम ऊर्जा स्रोत हैं उनसे प्राप्त विकिरण आते हैं। और निष्क्रिय में क्या होता है? जिसमें हम कोई उपकरण नहीं लगाते बल्कि हम सूर्य और पृथ्वी से प्राप्त जो विकिरण होता है उसका प्रयोग करते हैं। प्लेटफॉर्म क्या होते हैं? तो किससे संवेदक भेजे जा रहे हैं, ले जाए जा रहे हैं, तो वो कहलाते हैं प्लेटफॉर्म। तो इसमें आते हैं मुख्यतः उपग्रह, अंतरिक्ष उपग्रह इसके अंतर्गत आते हैं। सेंसर क्या होते हैं? जो विद्युत चुंबकीय विकिरण है उनका पता लगाने वाले जो यंत्र होते हैं जो सेंस कर लेते हैं, उसमें कैमरा और स्कैनर आते हैं सेंसर के अंतर्गत। डिटेक्टर क्या होती है? इसके अंतर्गत जो सेंस या सिग्नल डाटा है उसको नियंत्रित करने वाला जो यंत्र होता है वह होता है डिटेक्टर। इसमें फोटोग्राफिक डिजिटल ऑडियो मीटर आता है। संस्थागत प्रणाली में यह सुदूर संवेदक प्रौद्योगिकी के सभी चरणों के निष्पादन के लिए संगठन होता है। उदाहरण के लिए अंतर्राष्ट्रीय और राष्ट्रीय अनुसंधान केंद्र सभी चरणों के निष्पादन के लिए संगठन है जो कि है संस्थागत प्रक्रिया। अंतर्राष्ट्रीय राष्ट्रीय अनुसंधान केंद्र है। अब आते हैं हमारे तरंग दैर्ध्य के आधार पर सुदूर संवेदन के प्रकार को समझाइए। तरंग दैर्ध्य के आधार पर जो सुदूर संवेदन के प्रकार। तरंग दैर्ध्य के आधार पर सुदूर संवेदन के 3 प्रकारों में विभाजित किया जाता है। पहले आते हैं ऑप्टिकल सुदूर संवेदन, थर्मल सुदूर संवेदन और तीसरा आता है माइक्रोवेव सुदूर संवेदन। ऑप्टिकल सुदूर संवेदन में क्या आता है? ऑप्टिकल सुदूर संवेदन में जो विद्युत चुम्बकीय स्पेक्ट्रम होते हैं उनकी दृश्य किरणों का उपयोग किया जाता है, क्योंकि इसमें सूर्य का प्रकाश पृथ्वी के धरातल से परावर्तित होकर संवेदकों तक पहुंचता है। इस परावर्तक संकेत के आधार पर ही धरातल पर जो स्थित वस्तु होती है उसकी सूचना एकत्रित की जाती है। तो ऑप्टिकल हो गया।
इसमें जो हमारी सूर्य से प्राप्त ऊर्जा है वह पृथ्वी पे पहुंची और पृथ्वी से टकराकर फिर से परिवर्तित हो गई, और वो ही जो संवेदकों तक पहुंचती है ऊर्जा। इसमें विद्युत चुम्बकीय स्पेक्ट्रम का दृश्य प्रकाश का प्रयोग किया जाता है, और इसी से हम जो पृथ्वी है उसकी वस्तुओं का पता लगा पाते हैं। फिर आते हैं थर्मल सुदूर संवेदन। इसके अंतर्गत विद्युत चुम्बकीय स्पेक्ट्रम की दीर्घ अवरक्त किरणों का प्रयोग किया जाता है। इसमें सूर्य का प्रकाश पृथ्वी के धरातल पर विभिन्न वस्तुओं पर अवशोषित कर लिया जाता है, जिसके वस्तुओं का तापमान में वृद्धि हो जाती है और जो अवरक्त किरणों को उत्सर्जित करती है। इसे संवेदकों द्वारा संग्रहित किया जा सकता है। फिर क्या करते हैं, संवेदक उसको संग्रहित कर लेते हैं। फिर आते हैं माइक्रोवेव सूक्ष्म संवेदन। फिर इसमें क्या होते हैं, सुदूर संवेदन। माइक्रो सुदूर संवेदन में विद्युत चुम्बकीय स्पेक्ट्रम की सूक्ष्म तरंगें जो माइक्रोवेव किरणें हैं उनका प्रयोग किया जाता है। तो सुदूर संवेदन क्या होते हैं, यह वस्तुओं, पृथ्वी पर जितनी भी वस्तुएं हैं उनका पता लगाने के लिए इनका प्रयोग किया जाता है। तरंग दैर्ध्य के आधार पर हम इनको 3 भागों में बांटते हैं: ऑप्टिकल सुदूर संवेदन, थर्मल सुदूर संवेदन और माइक्रोवेव सुदूर संवेदन। ऑप्टिकल में हम किसका प्रयोग करेंगे, विद्युत चुम्बकीय स्पेक्ट्रम का प्रयोग करेंगे, दृश्य प्रकाश का। इससे सूर्य से आने वाला प्रकाश धरातल पर आएगा, धरातल से टकराकर संवेदकों तक पहुंचता है। इसके आधार पर हम वस्तुओं का पता लगा लेंगे कहाँ पर कौन सी वस्तु है। फिर आता है थर्मल सुदूर संवेदन। इसमें सूर्य का प्रकाश धरातल पर पहुंचेगा, इससे वस्तुओं से अवशोषित कर लिया जाएगा, फिर वो उससे एक ताप में वृद्धि के बाद अवरक्त किरणों को उत्सर्जन करेंगी। तो ये जो ऊर्जा इन्होंने उत्सर्जित की है उसे संवेदकों द्वारा संग्रहित किया जाता है। इसमें विद्युत चुम्बकीय स्पेक्ट्रम के दीर्घ अवरक्त किरणों का प्रयोग किया जाता है। फिर आते हैं माइक्रोवेव सुदूर संवेदन। माइक्रोवेव सुदूर संवेदन में विद्युत चुम्बकीय स्पेक्ट्रम की जो तरंग दैर्ध्य या सूक्ष्म तरंगे माइक्रोवेव किरणों का प्रयोग किया जाता है। अब आते हैं हमारे 11 मार्कर। शीतोष्ण कटिबंधीय चक्रवातों की उत्पत्ति कैसे होती है और इसकी विशेषताएं भी बताइए। तो जो हमारे शीतोष्ण कटिबंधीय चक्रवात हैं इनकी उत्पत्ति बतानी है और विशेषताएं बतानी है। तो इनकी उत्पत्ति का संबंध ध्रुवीय वाताग्रों से जोड़ा जाता है, जहां पर 2 विपरीत स्वभाव वाली पवनें, एक ठंडी शुष्क और गर्म एवं आर्द्र मिलती हैं। तो ये किसके होते हैं, तो एक ये ध्रुवीय जो वाताग्र होते हैं इनसे बना होता है शीतोष्ण कटिबंधीय चक्रवात। तो शीतोष्ण कटिबंधीय चक्रवात की उत्पत्ति कैसे होती है, ध्रुवीय वाताग्र से इसको जोड़कर देखा जाता है, जहां पर 2 विपरीत स्वभाव वाली पवनें, एक ठंडी और शुष्क और दूसरी गर्म एवं आर्द्र मिलती हैं। वर्कनीज की ध्रुवीय सिद्धांत इसकी उत्पत्ति के संबंध में सर्वमान्य है। किसने दिया था, जो वर्कनीज का सिद्धांत दिया गया वह सर्वमान्य माना जाता है। इन्होंने इस जीवन चक्र या जो चक्रवात है इसके जीवन चक्र को 6 क्रमित अवस्थाओं में देखा था। कितनी अवस्थाएं हैं, 6 क्रमित अवस्थाएं। पहला आता है प्रथम अवस्था में, इसमें गर्म और ठंडी वायु राशियां एक दूसरे के समानांतर चलती हैं और इस वाताग्र को स्थायी वाताग्र कहा जाता है। दूसरी अवस्था में, इन अवस्था में दोनों वायु राशियां एक दूसरे के प्रदेश में प्रवेश करने का प्रयास करती हैं और इसमें लहरनुमान या जो लहरनुमा वाताग्र का निर्माण होता है। फिर आता है तीसरी अवस्था। इसमें तीसरी अवस्था में उष्ण एवं जो शीतल वाताग्र होते हैं इनका पूर्ण विकास हो जाता है और चक्रवात का रूप प्राप्त हो जाता है तीसरी अवस्था में। और चौथी अवस्था क्या होती है, इस अवस्था में जो शीत वाताग्र होता है उसमें तेजी से आगे बढ़ने के कारण इसमें उष्ण वाताग्र संकुचित हो जाता है। पांचवी अवस्था में चक्रवात का अवसान पतन प्रारंभ हो जाता है और छठी अवस्था में, इस अवस्था में जो उष्ण वातांश था विलीन हो जाता है और चक्रवात का अंत हो जाता है। तो किसके द्वारा बताया गया है, बर्किनीज ने बताया, ध्रुवीय सिद्धांत की उत्पत्ति के लिए सर्वमान्य है। तो बर्किनीज के द्वारा यह सिद्धांत दिया गया था, ध्रुवीय सिद्धांत, जो कि सर्वमान्य है। इसमें 6 अवस्थाएं होती हैं, क्रमिक अवस्थाएं। पहली आती है इसमें ठंडी और जो गर्म वायु राशि होती है वह एक दूसरे के समानांतर चलती हैं और ये वाताग्र क्या होती है, स्थायी होती है। दूसरी अवस्था में क्या होता है, दोनों वायु राशियाँ एक दूसरे के प्रदेश में प्रवेश करने का प्रयास करती हैं और इसमें लहरानुसार जो लहरानुमान की वाताग्र बनते हैं। फिर आती है तीसरी अवस्था। इसमें क्या होता है, जो उष्ण और जो शीत वाताग्र हैं वह पूर्ण विकसित हो जाते हैं और चक्रवात का रूप प्राप्त कर लेते हैं। चौथी अवस्था में क्या होते हैं, जो शीत वाताग्र होता है वह तेजी से आगे बढ़ने का काम करता है, जिससे जो उष्ण वाताग्र है वह संकुचित होने लगता है। पांचवी अवस्था में वाताग्र अपसन या फिर पतन आरंभ हो जाता है और छठवीं अवस्था में जो उष्ण वातांश था वह विलीन हो जाता है और चक्रवात का अंत हो जाता है। अब आते हैं शीतोष्ण चक्रवर्ती चक्रवात की विशेषताएं क्या है। जो शीतोष्ण कटिबंधीय चक्रवात है उनकी विशेषताएं, यह गोलाकार, अंडाकार या वी आकार के होते हैं। यह गर्त, लो और टफ भी कहा जाता है इनको। इनकी उत्पत्ति पछुआ पवनों की पेटी में 35 डिग्री से 65 डिग्री अक्षांश के मध्य दोनों गोलार्धों में होती है। यह चक्रवात प्रायः पश्चिम से पूर्व की दिशा में गतिशील होते हैं। इनके चलन के मार्ग को झंझा पथ कहा जाता है। इनकी गति सामान्यतः 32 किलोमीटर प्रति घंटे से 48 किलोमीटर प्रति घंटा तक होती है। इसकी हल्की
मध्यम बारिश होती है। और जो शीतोष्ण कटिबंधीय चक्रवात हैं यह उत्तरी अटलांटिक महासागर में, भूमध्य सागर में, उत्तरी प्रशांत महासागर में और चीन महासागर में आते हैं। तो जो हमारी इनकी विशेषता है शीतोष्ण कटिबंधीय चक्रवात की वो क्या है, तो गोलाकार, अंडाकार या वी आकार के होंगे। इनको लो गर्त और टफ भी कहा जाता है। पछुआ पवनों के कारण दोनों पेटियों में 35 से 65 डिग्री अक्षांशों के मध्य आते हैं। यह चक्रवात पश्चिम से पूर्व की ओर चलते हैं। यह इनका जो मार्ग होता है उन्हें झंझापथ कहा जाता है। इनकी गति सामान्यतः 32 किलोमीटर प्रति घंटे से 48 किलोमीटर प्रति घंटा होती है। इनमें हल्की सी वर्षा भी होती है। इन चक्रवातों में अटलांटिक महासागर में आते हैं, भूमध्य सागर में आते हैं, उत्तरी प्रशांत महासागर और चीन महासागर में ये शीतोष्ण कटिबंधीय चक्रवात आते हैं। फिर आते हैं भारत में मानसून की उत्पत्ति की विवेचना की। जो भारत में मानसून आता है उसकी उत्पत्ति कैसे होती है हमें वो बताना है। तो भारतीय मानसून की उत्पत्ति की प्रक्रिया काफ़ी जटिल है। वर्तमान मानसून उपस्थिति की जो व्याख्या है वह निम्न आधार पर की जाती है। सर्वप्रथम हेली ने मानसून उत्पत्ति के संबंध में विचार करते हुए कहा था कि मानसून की उत्पत्ति का कारण क्या है, जल और थल के गर्म एवं ठंडा होने की दर की भिन्नता के कारण होता है। जो हमारे यहाँ मानसून आता है कैसे आता है, किसके द्वारा बताया गया था, हेली ने बताया था। मानसून आता है उसका संबंध किससे है, तो जो हमारी पृथ्वी है, स्थल है और जल का गर्म और ठंडा होने की दर है उसकी भिन्नता के कारण मानसून आते हैं। आधुनिक सिद्धांत के आधार पर मानसून उत्पत्ति की विभिन्न अवस्थाएं या आधार माने जाते हैं। पहले आते हैं जेट स्ट्रीम सिद्धांत, दूसरा है अंतः उष्ण अभिसारण क्षेत्र ITCZ और हेडली चक्र जो कि तिब्बत के पठार के गर्भ होने का प्रभाव है, अल नीनो और वॉकर चक्र, ये सिद्धांत आते हैं। तो सबसे पहले आते हैं हमारा भारतीय मानसून क्या है, इसकी उत्पत्ति की प्रक्रिया जटिल है। वर्तमान मानसून उत्पत्ति की व्याख्या निम्न आधार पर की जाती है। किसके द्वारा की गई है, जो हेली का मानसून उत्पत्ति का नियम है, सिद्धांत है, वो ही सबसे ज़्यादा प्रचलित है। और इन्होंने कहा था कि मानसून की उत्पत्ति का कारण स्थल और जल के ठंडा और गर्म होने की दर की भिन्नता के कारण होता है। निम्न आधार बताए गए हैं। पहले आते हैं जेट स्ट्रीम सिद्धांत, अंतः उष्ण अभिसरण क्षेत्र ITCZ और हेडली चक्र तिब्बत के पठार के गर्म होने के प्रभाव से आता है, अल नीनो वॉकर चक्र। अब आता है हमारा शीत ऋतु में हिमालय के दक्षिण में पश्चिम से पूर्व की ओर उष्ण पछुआ जेट स्ट्रीम प्रवाहित होती हैं। यह संवाहनी धारा को ऊपर उठने से रोकती हैं, जिससे कि भारत के ऊपर निम्न वायुदाब का निर्माण नहीं हो पाता और जो शीतकाल होता है वह शुष्क और सर्द रहता है। तो देखो क्या है, शीत ऋतु में क्या होता है, जो हमारा हिमालय है उसके दक्षिण में पश्चिम से लेकर पूर्व तक की में क्या होती है, पछुआ जेट स्ट्रीम चलती हैं। तो ये पवनें क्या करती हैं, जो संवाहनी धारा होती हैं उसको ऊपर उठने से रोकती हैं। ऊपर नहीं उठेंगी तो क्या होगा, वहाँ पर निम्न वायुदाब निर्माण नहीं हो पाता, जिससे शीत ऋतु में शुष्क और सर्द रहती है। केवल उत्तर पश्चिम भारत में पश्चिमी विक्षोभ के कारण और तमिलनाडु के पूर्वी तट पर उत्तरी पूर्वी मानसून के कारण वर्षा प्राप्त होती है। ग्रीष्म ऋतु में सूर्य का उत्तरायण होने की स्थिति में जेट स्ट्रीम तिब्बत के पठार के ऊपर विस्थापित हो जाती है और भारत में जो जेट स्ट्रीम है उसका पूर्ण विस्थापन मध्य जून तक या उसके बाद ही संभव हो पाता है। तो इसमें क्या होता है, जो उत्तर पश्चिम भारत है उसमें जो पश्चिमी विक्षोभ है उसके कारण तमिलनाडु और जो भारत के कुछ क्षेत्र हैं वहाँ पर ही मानसून के कारण वर्षा होती है। ग्रीष्म ऋतु में क्या होता है, जो सूर्य है वह उत्तरायण होने लगता है, मतलब उत्तरायण में उत्तर की साइड जो तापमान बढ़ेगा तो इससे क्या हो, जो जेट स्ट्रीम है वह तिब्बत के पठार के ऊपर विस्थापित हो जाती है। जैसे ही जेट स्ट्रीम हटेगी, विस्थापित होगी, तो हमारे ये कब होती है विस्थापित, तो मध्य जून में और उसके बाद तक संभव होती है। जैसे ही जून में वहाँ पर हटेगी तो वहाँ पे क्या बन जाएगा, निम्न वायुदाब का क्षेत्र बन जाएगा और वर्षा आना प्रारंभ हो जाएगी। जून के प्रथम सप्ताह में जो पछुआ जेट पवनें हैं वह उत्तर की ओर स्थापित हो जाती हैं। इस स्थिति में तिब्बत के पठार उत्तर में हो जाता है। तो कहाँ चली जाती हैं, जब तिब्बत के पठार के उत्तर में ये जेट स्ट्रीम चली जाती हैं। इस क्षेत्र में जो निचले धरातल होते हैं पहले ही तापीय निम्न दाब की स्थिति होती है। इससे जो हवाएं होती हैं बहुत तेज़ी से ऊपर उठती हैं और दक्षिण पश्चिम मानसून का प्रस्फोट हो जाता है। तो इसमें क्या होता है, जो हमारा धरातल था गर्म होने वाला था, निम्न वायुदाब की स्थिति बन रही होती है और जैसे ही निम्न वायुदाब का क्षेत्र बनता है हवाएं ऊपर उठती हैं तेज़ी से और दक्षिण और पश्चिम से जो मानसून होता है वह वहाँ पर पहुँच जाता है, विस्फोट होने जाता है। ITCZ की विषुवत रेखा को पार करने पर वहाँ पहले से बह रही जो दक्षिण पश्चिमी या दक्षिण पूर्वी पवन है, कोरियोलिस बल के प्रभाव से उनकी दिशा उत्तर से पूर्व से दक्षिण पश्चिम हो जाती है और वहीं हवाएं दक्षिण पश्चिम मानसून के रूप में भारत में आती हैं और भारत में अधिक वर्षा प्राप्त होती है। तो इसमें क्या होता है, जो हमारा
ITCZ है, इसमें विषुवत रेखा को पार करने वाली जो बह रही दक्षिण पूर्वी पवनें थी वह कॉरियोलिस बल के प्रभाव से क्या होती हैं, जब उत्तर गोलार्ध में जाती हैं तो उत्तर पूर्व से दक्षिण पश्चिम हो जाती हैं और यही पवनें क्या करती हैं, दक्षिण पश्चिम मानसून के रूप में भारत में आती हैं और अधिक वर्षा कराती हैं। अब आता है पी कोटेश्वरन के अनुसार जो तापीय प्रभाव के कारण भी तिब्बत के पठार से उठने वाली हवाएं होती हैं वह विषुवत रेखा के निकट जाती हैं, बाएं दक्षिण पश्चिम मानसून के रूप में भारत में वर्षा करती हैं और उसे हेडली चक्र के नाम से जाना जाता है। तो जो हमारे पी कोटेश्वरन थे उन्होंने कहा था कि जो तापीय प्रभाव है इसके कारण जो तिब्बत के पठार से ऊपर उठने वाली हवाएं हैं वह विषुवत के निकट जाती हैं, विषुवत रेखा के निकट जाती हैं और बाएं दक्षिण पश्चिम मानसून के रूप में भारत में आती हैं और वर्षा करती हैं। इसे हेडली चक्र के नाम से जाना जाता है। फिर आते हैं हमारे बॉकर जी, इन्होंने बताया कि जो हिंद महासागर है, प्रशांत महासागर है, इसके ऊपर वायुदाब में शीर्षों प्रक्रिया पाई जाती है। जब प्रशांत महासागर में उच्च वायुदाब होता है तो जो हिंद महासागर है वहाँ पे निम्न दाब होता है। इस स्थिति में जो भारतीय मानसून की अनुकूल होता है और इस क्रिया को दक्षिणी दोलन या फिर वॉकर चक्र के नाम से जाना जाता है। तो वॉकर जी ने क्या कहा था, जो हिंद महासागर और प्रशांत महासागर है इसमें जो वायुदाब होता है वो कैसे होता है, 100 के रूप में देखा जा सकता है। प्रशांत महासागर में यदि उच्च दाब है तो हिंद महासागर में निम्न दाब होगा और क्या होगा, इस टाइम निम्न वायुदाब है तो ज़्यादा मानसून आएगा और हमारे यहाँ पे ज़्यादा वर्षा होगी और इस दोलन को कहा जाता है दक्षिणी दोलन या फिर वॉकर चक्र के नाम से जाना जाता है। अल नीनो एक अस्थायी गर्म जलधारा है जो कि पेरू तट पर उत्पन्न होती है। इससे जो सागरीय सतह है उसका ताप बढ़ जाता है और यह धारा वहाँ बह रही हेमवोल्ट जलधारा को प्रतिस्थापित करती है। इस कारण से जो पेरू तट होते हैं वहाँ पर हवाएं ऊपर उठकर ऑस्ट्रेलिया इंडोनेशिया के पास गिरती हैं जिससे कि दक्षिणी दोलन है वह कमज़ोर हो जाता है। इससे भारतीय मानसून कमज़ोर हो जाता है और भारत में सूखा पड़ता है और यदि इसको क्या कहा जाता है, प्रशांत का वार्म फेस कहा जाता है। इसके विपरीत यदि ला लीनो आता है तो इसका आविर्भाव भारत में बाढ़ की स्थिति को लाता है। तो अब देखो हमने ये पढ़ लिया कि दक्षिणी दोलन क्या होता है, तो इसी से ये जो अल नीनो की प्रक्रिया है वो भी होती है। तो अल नीनो की प्रक्रिया में क्या होता है, जो ये अस्थायी जलधारा है जो कि गर्म जलधारा है, कहाँ पर उत्पन्न होती है, जो पेरू का तट है वहाँ पर। किसको विस्थापित करती है, तो हमबोल्ट की जो जलधारा है उसको प्रतिस्थापित करती है। इस कारण से क्या होता है, जो हमारी ला लीनो है गर्म जलधारा लेकर आ रही है, पेरू का तट कैसा हो जाएगा, गर्म हो जाएगा। गर्म होगा तो वहाँ की हवाएं ऊपर उठ जाएंगी और कहाँ गिरेंगी, ऑस्ट्रेलिया और इंडोनेशिया के पास गिरेंगी। जैसे वहाँ पे गिरेंगी तो वहाँ पे वायुदाब क्या हो जाएगा, निम्न वायुदाब हो जाएगा। तो हमारे हिंद महासागर में प्रशांत महासागर और हिंद महासागर पढ़ लिया वॉकर चक्र। तो यदि प्रशांत महासागर में क्या है, निम्न वायुदाब का क्षेत्र बनेगा तो हमारे हिंद महासागर में उच्च वायुदाब बनेगा। इससे क्या होगा, बारिश समय पर कम होगी और सूखे की स्थिति बन जाएगी। उसे क्या कहा जाता है, प्रशांत का वार्म फेस कहा जाता है। और यदि इसके विपरीत ला लीनो आ गया, ला लीनो क्या है, ठंडी जलधारा है और ये ठंडा कर देगी पेरू का तट। तो इससे क्या होगा, जो हमारे प्रशांत महासागर है वहाँ पे बनेगा उच्च वायुदाब का क्षेत्र और हिंद महासागर में क्या बनेगा, निम्न वायुदाब का क्षेत्र बनेगा। तो हमारे यहाँ पे वर्षा बहुत ज़्यादा होगी और इतनी वर्षा होगी कि बाढ़ आ जाएगी। ये है हमारे इसका मानचित्र। निम्न वायुदाब है, उच्च वायुदाब से हवाएं कहाँ जा रही हैं, निम्न वायुदाब की ओर जा रही हैं। बंगाल की खाड़ी से, अरब सागर से ये हमारे भारत में प्रवेश करती हैं। हमने पढ़ा था दक्षिण से जो जो पवनें होती हैं, व्यापारिक पवनें होती हैं, वो कहाँ से जा रही हैं, उत्तर की ओर जा रही हैं, है ना, उत्तर पश्चिम की ओर जा रही हैं। लेकिन ऊपर जाते ही जैसे विषुवत रेखा को पार करेंगे कॉरियोलिस के बल के कारण वो क्या होंगी, दक्षिण से पश्चिम की ओर मुड़ जाएंगी। मतलब किस साइड हो गई, दक्षिण पश्चिम होंगे, पूर्व की साइड मुड़ गई और वहाँ से ही प्रवेश करती हैं। तो देखो दक्षिण पश्चिमी मानसून पवनें फेरल के नियम के अनुसार विषुवत रेखा को पार करती हैं और उत्तरी गोलार्ध पर जाने पर इनकी दिशा कैसी हो जाती है, दाहिनी ओर की मुड़ जाती हैं। अब आते हैं हमारे भारत में कृषि आधारित उद्योगों का विवरण दीजिए। जो हमारे यहाँ पे कृषि आधारित उद्योग हैं मध्य प्रदेश में, वो तो मध्य प्रदेश में जो कृषि आधारित उद्योग हैं कृषि क्षेत्र द्वारा उत्पादित कच्चे माल पर निर्भर होते हैं। औद्योगिक उत्पादन के लिए कृषि क्षेत्र का महत्वपूर्ण योगदान है जो कि राज्य में रोजगार का सबसे बड़ा साधन है। तो हमारे यहाँ पे जो कृषि उद्योग हैं वह किस पर आधारित होते हैं, कृषि से निकलने वाले कच्चे माल पर उस औद्योग उत्पादन करते हैं जो कि हमारे रोजगार के लिए सबसे महत्वपूर्ण साधन के रूप में आते हैं। कृषि आधारित उद्योग के विकास के कारण क्या है, तो हमारे यहाँ पे अनुकूलित जलवायु पाई जाती है, उपजाऊ भूमि है। मध्य प्रदेश राज्य को कृषि शक्ति प्रदान करती है और कृषि आधारित उद्योग के विकास के लिए आदर्श बनाती है। तो कृषि आधारित उद्योग क्यों लगाए गए हैं यहाँ पर, क्योंकि यहाँ की जलवायु अनुकूल है, उपजाऊ है, यहाँ की मृदा, बहुत सारे अनाज निकलता, खाद्यान्न होता है, कृषि शक्ति प्रदान करती है हमारे यहाँ के राज्य की भूमि और उद्योग के विकास के लिए आदर्श मानी जाती है। फिर आते हैं मध्य प्रदेश में प्रमुख कृषि आधारित उद्योग कौन कौन से हैं। तो कौन कौन से उद्योग लग सकते हैं, चीनी उद्योग, सूती वस्त्र उद्योग, रेशम उद्योग, कृत्रिम रेशा उद्योग, वनस्पति घी उद्योग, खाद्यान्न प्रसंस्करण उद्योग, सोयाबीन
उद्योग और अन्य कृषि आधारित उद्योग। तो पहले आता है हमारा चीनी उद्योग। कच्चा माल क्या होगा? गन्ना होगा। इसकी प्रथम मिल स्थापित की गई थी 1934 में रतलाम के जावरा में। अभी तक वर्तमान में 26 चीनी मिल हैं जो प्रमुख इसमें आती हैं। हमारी भोपाल शुगर मिल, बरलाई शुगर मिल और डाबरा शुगर मिल। तो चीनी मिल, ये चीनी उद्योग का कच्चा माल है गन्ना। प्रथम चीनी मिल 1934 में रतलाम जावरा में लगाई गई थी। 26 चीनी मिल हैं वर्तमान में। प्रमुख हैं शुगर, भोपाल शुगर मिल, बरलाई शुगर मिल और डाबरा शुगर मिल। सूती वस्त्र उद्योग में, सूती वस्त्र उत्पादन में मध्य प्रदेश का देश में तीसरा स्थान है। अभी तक 65 से अधिक सूती मिल लगाई जा चुकी हैं। प्रमुख हैं कल्याण मिल, स्वदेशी मिल और मालवा मिल। सूती वस्त्र उद्योग में मध्य प्रदेश तीसरा सबसे बड़ा स्थान रखता है। सूती वस्त्र के उद्योग लगाई गई हैं, अभी तक 65 लगाई जा चुकी हैं। प्रमुख हैं कल्याण मिल, स्वदेशी मिल और मालवा। प्रमुख उत्पादक केंद्र कौन सा है? इंदौर है। रेशम उद्योग में मध्य प्रदेश में सहतूत, टसर, इरी उत्पादन किया जाता है इस रेशम। और इसका सबसे प्रमुख जो उत्पादक है वो है मंडला। रेशम में इरी, तसर, सहतूत रेशम का उत्पादन किया जाता है। प्रमुख केंद्र है इसका मंडला। कृत्रिम रेशा उद्योग तो नागदा, इंदौर कृत्रिम रेशा का सबसे बड़ा केंद्र माना जाता है, नागदा और इंदौर। वनस्पति घी उद्योग तो गंज बासोदा विदिशा में बनता है। इंदौर, जबलपुर, ग्वालियर में बनाए जाते हैं। खाद्यान्न प्रसंस्करण के 2 मेगा फूड पार्क लगाए गए हैं। पहला खरगोन में है, दूसरा देवास में है। 2 मेगा फूड पार्क। सोयाबीन उद्योग के लिए मुख्यतः 4 केंद्र है। पहला आता है सोयाबीन तेल निकाल का कारखाना, यह सिवनी में स्थित है। एशिया का सबसे बड़ा सोयाबीन संयंत्र उज्जैन में है। राष्ट्रीय सोयाबीन अनुसंधान केंद्र इंदौर में है। और सोया बिस्किट भोपाल में बनाए जाते हैं। कौन सा है? सोयाबीन का तेल निकाला जाता है सिवनी में। एशिया का सबसे बड़ा सोयाबीन संयंत्र है उज्जैन में। सोयाबीन अनुसंधान केंद्र राष्ट्रीय इंदौर में। और बिस्किट बनाए जाते हैं सोयाबीन से भोपाल में। अन्य कृषि आधारित उद्योग में जूट उद्योग में सतना, अनूपपुर, राजगढ़। जूट उद्योग में सतना, अनूपपुर, राजगढ़। चावल मिलें में इंदौर, भोपाल, जबलपुर चावल की मिल है। इंदौर, भोपाल, जबलपुर में। डेयरी फार्म है बबई में। दाल मिलें हैं इंदौर, उज्जैन, सागर में। इंदौर, उज्जैन, सागर में दाल मिलें हैं। ऑयल एवं पशु आहार संयंत्र मुरैना में लगाया गया है। मध्य प्रदेश में कृषि आधारित उद्योगों की अपार संभावना है। इसी को देखते हुए मध्य प्रदेश सरकार द्वारा कृषि आधारित उद्योगों की पूर्ण श्रृंखला में सुधार हेतु प्रतिबद्ध है और कृषकों की आय दुगनी करने के लिए प्रयासरत है। अब आते हैं सामुदायिक योजनाएं क्या हैं, इसकी महत्व एवं अंग एवं सामुदायिक योजना निर्माण के तत्व को बताना है। तो सामुदायिक योजनाएं क्या होती हैं? तो सामुदायिक योजना इनसे आशय समुदाय के लोगों की सहभागिता से तैयार किया गया एक योजना होती है जिसके सहारे उपलब्ध मानव या फिर जो सामग्री संसाधन होते हैं उनका प्रयोग करके प्रभावी कार्यवाही प्रणाली स्थापित की जाती है। सामुदायिक योजना कहलाती है। सामुदायिक योजना क्या है? समुदाय के लोगों के द्वारा स्थापित सहभागिता के साथ तैयार किया गया योजना है जिसके सहारे जो मानवीय या फिर जो सामग्री संसाधन होते हैं उनका प्रयोग करके प्रभावशाली कार्यवाही प्रणाली स्थापित की जाती है। अब आते हैं अन्य अंग क्या है। इसमें दल का गठन होगा, संसाधन का मानचित्रण करेंगे, राहत पुनर्वास कर सकते हैं, मॉक ड्रिल कर सकते हैं, सुरक्षा निर्माण, सूचना संचार, तैयारी, जागरूकता अभियान, अप टू डेट योजना, प्रशिक्षण एवं प्रशासनिक ढांचा तैयार किया जाता है। प्रमुख अंग कौन कौन से हैं? दल का गठन करेंगे, संसाधनों का मानचित्रण करेंगे, राहत पुनर्वास, मॉक ड्रिल, सुरक्षित निर्माण, सूचना संचार, तैयारी, जागरूकता अभियान, अप टू डेट योजना, प्रशिक्षण एवं प्रशासनिक ढांचा तैयार करेंगे। सामुदायिक योजना निर्माण के तत्व क्या हैं? तो सामुदायिक योजना निर्माण के तत्व होते हैं पहले पूर्व अभ्यास या फिर योजना प्रारूप की जांच करना, पूर्व आपदा की समीक्षा करना, आपदा प्रबंधन की समिति बनाना, संपर्क निर्माण, जागरूकता, जनसभा, नुक्कड़ नाटक, पोस्टर आदि इसमें प्रमुख हैं। तो सामुदायिक योजना के निर्माण के तत्व कौन कौन से हैं? पूर्व अभ्यास एवं योजना प्रारूप की जांच करना, पूर्व आपदा की समीक्षा करना, आपदा प्रबंधन की समीक्षा करना, संपर्क निर्माण एवं जागरूकता, जनसभा, नुक्कड़ नाटक एवं पोस्टर आदि। इससे हम इसकी निर्माण कर सकते हैं। पहले आता है महत्व क्या है? तो नीचे से योजना चलती है, शीर्ष रणनीति होती है, एजेंसी की सहायता मिलती है इसमें, स्थानीय भू जलवायु, सार्वजनिक सांस्कृतिक विशेषता लोगों का ध्यान आकर्षित करते हैं, कार्यों की गुणवत्ता की निगरानी कर सकते हैं, समन्वय और अपनापन होता है। तो महत्व क्या होते हैं? नीचे से स्थित होती है, शीर्ष रणनीति होती है, एजेंसी की सहायता मिलती है, स्थानीय भू जलवायु, सामाजिक सांस्कृतिक एवं विशेष लोगों का ध्यान आकर्षित करती है, कार्यों की गुणवत्ता की निगरानी कर सकते हैं और समन्वय और अपनापन होता है।
भौगोलिक सूचना तंत्र क्या है और इसके उपयोग और कार्यविधि को समझाइए। तो भौगोलिक सूचना तंत्र क्या है, उसके उपयोग और कार्यविधि को समझाना है। भौगोलिक सूचना तंत्र एक ऐसी युक्ति होती है जो कि हार्डवेयर और सॉफ्टवेयर को एकत्रित करके भौगोलिक संदर्भ सूचनाओं के लिए डाटा एकत्रित करती है, उसका प्रबंधन करती है, उन्हें प्रदर्शित करती है। विश्व का पहला GIS 1962 में कनाडा के एंटेरियो में तैयार किया गया था। तो भारत में खगोलीय सूचना जो तंत्र है वह क्या है, तो एक ऐसी युक्ति होती है जो कि सॉफ्टवेयर हार्डवेयर को एकत्रित करके भौगोलिक संदर्भ सूचना के लिए डेटा एकत्रित करती है, उनका प्रबंधन करती है और उन्हें प्रदर्शित करती है। विश्व का पहला GIS 1962 में कनाडा के एंटेरियो में तैयार किया गया था। उपयोग क्या करता है, तो यह कृषि अनुप्रयोग है। इसे मृदा का पता लगाने में, फसलों का निर्धारण करने में, मानचित्रण एवं भूमि सर्वेक्षण में, पर्यावरण प्रभाव विश्लेषण में, आपदा प्रबंधन एवं समन्वय और दूरसंचार नेटवर्क सेवाओं के लिए, संसाधन के बेहतर प्रबंधन में और शहर के नियोजीकरण में इसका प्रयोग किया जाता है। किसमें, कृषि अनुप्रयोग में, मृदा का पता लगाने में, फसलों का निर्धारण करने में, मानचित्रीकरण करने में, भूमि सर्वेक्षण में, पर्यावरण प्रभाव विश्लेषण में, आपदा प्रबंधन समन्वय, दूरसंचार नेटवर्क सेवाओं में, संसाधनों के बेहतर प्रबंधन में और शहरों के नियोजीकरण में इसका प्रयोग किया जाता है। GIS की कार्यविधि क्या है, तो वेक्टर प्रणाली। इस विधि में आंकड़े का प्रदर्शन लाइन, बहुभुज, पॉइंट के द्वारा किया जाता है। तो GIS में जो प्रक्रिया होती है इसमें वेक्टर प्रणाली होती है। इसमें क्या होता है, ग्रिड बनाए जाते हैं, नहीं रोस्टर में बनाए जाते हैं ग्रिड। इसमें क्या किया जाता है, इसका जो प्रदर्शन किया जाता है आंकड़ों का लाइन, बहुभुज और पॉइंट के द्वारा किया जाता है। लाइन दो समान स्थान के मध्य दूरी को बताती हैं। बहुभुज क्या बताते हैं, यह शहर, सीमा, जंगल या झील का बताती हैं। पॉइंट क्या बताते हैं, स्कूल और अस्पताल। तो लाइन दो समान दूरी बताते हैं दो स्थानों की, बहुभुज सीमा शहर की और जंगल झील बताते हैं, और पॉइंट क्या बताते हैं, स्कूल और अस्पताल आदि बताते हैं। फिर आते हैं रोस्टर विधि। इस विधि में संपूर्ण क्षेत्रफल को ग्रिड में विभाजित किया जाता है। संपूर्ण क्षेत्रफल किस में विभाजित होता है, ग्रिड में विभाजित होता है। यह ग्रिड सेल पॉइंट से बनी होती है। किससे बनी होती है, सेल पॉइंट से बनी होती हैं, जो कि जूम होकर बेहतर गुणवत्ता के चित्र प्रदर्शित करती है। क्या करती हैं, यह ग्रिड सेल पॉइंट से बनी होती हैं जो कि जूम होकर बेहतर गुणवत्ता के चित्र प्रदर्शित करती हैं। GIS प्रक्रिया का विधि तंत्र 5 चरण में होता है। जो GIS प्रक्रिया के कितने चरण होते हैं, विधि तंत्र के 5 चरण होते हैं। पहला, मूल डाटा का संकलन करना, मतलब जो डाटा है उसका संकलन करेंगे। फिर मूल डाटा का भूकोडन करेंगे, उसको गुण डाटा प्राप्त करेंगे, गुण डाटा का विश्लेषण करेंगे और परिणाम का प्रदर्शन करेंगे। पहला, मूल डाटा का संकलन, मूल डाटा का भूकोडन, फिर जो गुण डाटा है उसको प्राप्त करना, गुण डाटा का विश्लेषण करना और परिणाम का प्रदर्शन किया जाता है।